जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को आज पढ़ाने वाला हूं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। आप सभी को बता देना चाहता हूं NCERT सार संग्रह की जो किताब है उसमें हम पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री ये कंप्लीट कर चुके हैं और इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं, जिसका आज का टॉपिक है हमारा नेशनल इनकम। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, एक वित्तीय वर्ष, कहने का मतलब ये है कि एक वित्तीय वर्ष जो होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च, इसके अंतर्गत मतलब इसके अंदर जो भी उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का जो वैल्यू होता है उसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। समझिए नेशनल इनकम क्या होता है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन दिस वित्तीय वर्ष, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के बीच में जो भी हमारे देश में अंतिम वस्तु या सेवाएं जो बन रही हैं उसकी जो टोटल वैल्यू होती है उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेशनल इनकम को कैसे नापते हैं? घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त हुआ शुद्ध कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। क्लियर? बाकी अगर बात करें तो राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका साइमन कुजेंटस को नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता कहा जाता है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी के अध्यक्ष किसे बनाए गए थे? तो पीसी महालनोबिस को नेशनल इनकम कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था वर्ष 1949 में भारत सरकार के द्वारा। आगे बात करते हैं, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर मंद होने का मुख्य कारण क्या है? प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसकी वृद्धि जो होती है उसके दर में मंद होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात या फिर संख्या वृद्धि में ऊंची दर। प्रति व्यक्ति आय में अगर कमी है, मंदी है, पॉज है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति आय घटेगा। भारत में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सेविंग सर्वाधिक योगदान करता है? तो भारत में जो घरेलू क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बचत या सेविंग होता है। भारत की घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्ति जो फिजिकल एसेट है इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा है भारत की घरेलू बचत में। वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम सबसे कम है? तो ये राज्य है बिहार। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नौरोजी को वर्ष 1863 में किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1863 में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया था। क्लियर? उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी थे, उनके बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें उन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितना बताई थी? 20 रुपये बताई थी। क्लियर? आगे अगर हम बात करें तो वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है? तो वो राज्य कौन सा है? गोवा। वर्तमान में
गोवा में जो औसतन प्रति व्यक्ति आय है वह सर्वाधिक है। भारत में राष्ट्रीय आय समको नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस, जिसे हम CSO कहते हैं, सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस जो होता है वह भारत में नेशनल इनकम स्कोर्स का आकलन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे हम सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस कहते हैं, तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय नेशनल सैंपल स्टैटिक्स ऑफिस होगा, का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया है? क्वेश्चन पूछ रहा है CSO और NSSO को, इन दोनों को विलय करके एक नई संगठन बनाई गई थी, जिस संगठन का नाम था नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, NSO। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हिंदू वृद्धि दर, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय किससे संबंधित है? ये नेशनल इनकम से संबंधित है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदू वृद्धि दर नेशनल इनकम से संबंधित है। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया था? तो ये कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा, किसके? कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट आपका आरंभ किया गया था। अगर बात करें खुली अर्थव्यवस्था, जिसे हम ओपन इकोनॉमी कहते हैं, तो ओपन इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था की जो राष्ट्रीय आय वाई से क्या तात्पर्य है? तो देखिए, जो खुली ओपन इकोनॉमी जिसे कहते हैं, उसमें कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और ये आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका फॉर्मूला, C फॉर कंजप्शन, I फॉर ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, X फॉर एक्सपोर्ट, I फॉर इंपोर्ट होता है। थोड़ा सा एक बार मैं ऊपर कर लेता हूँ, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। अब बात करते हैं सकल घरेलू उत्पाद हम निकालते कैसे हैं, GDP निकलती कैसे है। सबसे पहले उपभोग, आपको कंजप्शन, फिर सकल निवेश जिसे आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, फिर आता है आपका सरकारी व्यय जिसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहते हैं, फिर आता है आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, निर्यात माइनस आयात। ये फॉर्मूलाज याद रखिएगा, C प्लस I प्लस G X माइनस M, याद रखिएगा GDP का। आगे बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? वो है भारत। और ये अभी कुछ सालों में आपका 2027 तक या 28 तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे विश्व की। आगे बात करें तो मुद्रास्फीति, मुद्राकुचलन या अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को क्या कहा जाता है? तो इसे हम नॉमिनल GDP कहते हैं। भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो सबसे ज़्यादा जो आपका उत्पादन कहें तो वो सर्विस सेक्टर से होता है, और सबसे ज़्यादा लोग किस में इन्वॉल्व होते हैं? तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घरेलू बचत जो डोमेस्टिक सेविंग है उसकी औसत दर कितनी आंकलित की गई है? तो 30 से 40%। जो घरेलू बचत दर है वो औसतन 30 से 40% है। बात करते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है? तो ये राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन है
जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है उसका मूल्य मापन है आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये NSSO का था ना, अभी हमने पढ़ा था CSO को NSSO से मिलाकर क्या बन गया है, NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो NSSO का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1950 में। कब हुई थी, वर्ष 1950 में। नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी, तो C रंगाराजन समिति। C रंगाराजन समिति के अनुशंसा पर NSC को क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर। बाकी यहाँ पर आपका NSO था, इन दोनों को मर्ज करके। ठीक है, आगे बात करते हैं GDP आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर कौन सा नया आधार वर्ष कर दिया गया है, तो वर्ष 2011-12। GDP आंकड़ों में पहले जो आधार वर्ष बेस ईयर होता था वह 2004 और 5 था, उसको बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011 से 12 से बदलकर वर्ष 2017-18 करने का प्रस्ताव है। और बताइए अभी आपका कौन सा वर्ष बेस ईयर है GDP के लिए, तो GDP के लिए बेस ईयर कौन सा है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी बात करें तो आपका PC महालनोबिस के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, 29 जून को। क्यों, महालनोबिस के जन्मदिन पर। क्लियर, आपको चीज़ें क्लियर हो गई। तो आज का हमारा टॉपिक था राष्ट्रीय आय, जिसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।